ओके, तो हम लोग मटेरियल्स अराउंड अस पढ़ रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले ये दिया हुआ है। ठीक है। पहली चीज तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये मैटर का डायग्राम है, ठीक है, तो इसको भी बाद में देख लेंगे। देख लेते हैं पहले मटेरियल्स को क्लासिफाई किसमें किसमें किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स कैसे कैसे बन रहे हैं, उन्हें एक ही टाइम यूज किया जाता है या मल्टीपल्स टाइम, ये सब इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज सच एज अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वो दिखते कैसे हैं। हार्डनेस, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, कैसे हैं, इस चीज पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब कोई चीज कितनी घुल रही है किसी चीज में, सॉल्युबल है कि नहीं। ठीक। ट्रांसपेरेंसी, देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। अब देखो अलग अलग, ये तो मैंने बताया था ना कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है तो ऑफ कोर्स अलग अलग मटेरियल से ही बनेंगे। यस। है ना। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग मटेरियल से बनेंगे, तो ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स एंड अ सिंगल मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। एक ही मटेरियल से हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। कोई एक मटेरियल होगा उससे भी हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड सेलेक्ट द राइट मटेरियल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अलग देखो, जब हम उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे, जो मटेरियल है, मान लो वुड है, हमने उसकी प्रॉपर्टी को समझ लिया, ठीक है, कि वुड एक गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, हीट का कैसा है। देखो हर एक मटेरियल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसा मटेरियल वैसी प्रॉपर्टी। तो अगर हमने किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को समझ लिया है तो ये हमें उसमें हेल्प करेगा कि कौन सा मटेरियल किस सब्सटेंस से बनता है, वो सबसे वो मटेरियल उसके लिए सही है कि नहीं है। ठीक है। तो यही चीज बताया हुआ है कि अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग उनके उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तुमको विजिबल है, बोर्ड समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं। हाँ मैम, आ रहा है। ओके। अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब वो दिख कैसे रहे हैं, ठीक है। हार्डनेस, हार्ड है, सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा कोई चीज हार्ड होती है, कोई चीज सॉफ्ट होती है। सॉल्युबिलिटी उसमें, जैसे कि सॉल्युबिलिटी में सबसे सिंपल एग्जांपल है वाटर एंड शुगर। वाट शुगर, जो पानी है उसमें चीनी घुल रही है कि नहीं। कुछ चीजें सॉल्युबल होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सॉल्युबल नहीं होती, कुछ चीजें इनसॉल्युबल होती हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, तो ये सारी चीजें इनसॉल्युबल होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज की हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करें, सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी में, हार्डनेस और सॉफ्टनेस में, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंट और ओपिक्यू में। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, एक ही मटेरियल से हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जस्ट लाइक वुड, वुड से हम अलग अलग तरीके के फर्नीचर्स बना रहे हैं, वुड से पेपर भी बन रहा है, ठीक है। ग्लास, ग्लास से ही कई सारी चीजें बन रही हैं, ग्लास से पानी पीने वाला भी ग्लास बन रहा है, विंडोज में भी ग्लास लग रहे हैं, हर चीज में हम ग्लास देख रहे हैं, ठीक है। कोई चीज का फ्रेम बन रहा है उससे भी ग्लास बन रहा है, तो एक ही मटेरियल से अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल है और वो उस सब्सटेंस के लिए सूटेबल होगा कि नहीं। देखो अलग अलग मटेरियल है तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी होगी, तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि उससे ये मटेरियल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग वुड से यूटेंसिल्स नहीं बनाते हैं, क्यों। क्योंकि मैम वो उसके अंदर मतलब वो जल्दी खराब हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इट इज अ मतलब पहली चीज तो वो गुड कंडक्टर है हीट का।
ठीक है। तो हर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं। अगर वो उस चीज को फुलफिल कर रही है कि हाँ ये मटेरियल ये सब्सटेंस उस मटेरियल से बन सकता है, अगर वो प्रॉपर्टीज उसको फुलफिल कर रही हैं, तब तो वो चीज बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो यही सारी चीजें हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। और ये जो इमेज है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से दी है। जो हम लोग मैटर पढ़ते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दी है, उसके अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई है। ठीक है। तो ये सॉलिड हो गया, मतलब सॉलिड बहुत पास पास होते हैं, फिर लिक्विड है वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, और ये गैस है जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। ओके। ओके। समझ में आया फर्स्ट पेज? यस मैम। उसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री प्राइमरी स्टेट्स। अब देखो, प्राइमरी में तो हम लोग तीन ही स्टेट पढ़ते हैं, वरना आगे आगे आप जाओगे तो आगे दो स्टेट और हैं। तो मैटर एग्जिस्ट इन थ्री प्राइमरी स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हाँ। सॉलिड जो बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड थोड़ा दूर होते हैं और कंटेनर फिल कर देते हैं, गैस गैस के पार्टिकल्स और दूर दूर होते हैं। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम्स। ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है। ये क्या हुआ? इसको ओके। तो सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है कि एक जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन अगर हम उसको किसी और कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा। गैसेस हैव नीदर फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम। ना गैस का कोई शेप होता है, ना ही गैस का कोई वॉल्यूम होता है। वो जिस कंटे जहां पे भी वो रहेगी वो अपने हिसाब से रहेगी। मतलब अगर कोई छोटी जगह है तो वहां वो ज्यादा कम है, अगर कोई हमने बड़ी जगह है तो वहां वो बहुत ज्यादा है। तो गैसेस का ना कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। बाकी सॉलिड्स भी नो कि वो एक ही शेप के हैं, उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है, उनका शेप फिक्स्ड है। लिक्विड है तो उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है, और अगर वो हम उन्हें दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे तो वो उसी कंटेनर का शेप ले लेंगे। ठीक है। These states are determined by the arrangement and movement of molecules within the material. देखो, ये जो स्टेट्स है ये डिटरमाइन करते हैं इनकी अरेंजमेंट को, कि मैट किस हिसाब से ये अरेंज है। अब देखो, अगर हम देखें तो जो सॉलिड्स है वो बहुत पास पास अरेंज्ड है। इनकी अरेंजमेंट बहुत पास पास होती है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो ये जो ये मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मैंने वो क्या रहा है ये। ये जो है इन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इनके स्टेट्स के हिसाब से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है। उनका पहले देखते हैं कि इनका स्टेट कैसा है, मतलब ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है। फिर हम उसकी अरेंजमेंट देखते हैं, उसकी मूवमेंट के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। अब देखो, जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें वाइब्रेशन होती है। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वाइब्रेशन होती है, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। फिर गैस के तो वाइब्रेट करते ही हैं। ठीक है। मटेरियल ओके, समझ आया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस मैम। कोई डाउट इसमें? नो मैम। सॉल्युबिलिटी अभी बताया था ना, उनकी अपीयरेंस पे, उनकी सॉल्युबिलिटी पे, उनकी हार्डनेस पे। तो पहला ही आ गया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हो? सॉल्युबिलिटी सब सॉल्युबल सब्सटेंस कैन कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं,
पूरी तरह से डिसॉल्व होने का मतलब मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा, अगर हम उनको अपीयरेंस से देखेंगे, अगर हम उनको सिर्फ देखेंगे कि इसमें कुछ है, तो हमें टेस्ट से ही उनके पता चलेगा। कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कॉफी पाउडर है, ये सारी चीजें। तो सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस नोन एज द सॉल्यूट। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, जो चीज मिक्स हो रही है, जैसे ये है सॉल्ट इज नोन एज, मान लो हम वाटर सॉल्ट होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर का एक मिक्सचर बना, मतलब एक मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, बनाते हैं हम लोग। तो दिस इज अ सॉल्यूट एंड दिस इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। यूजुअली हम देखते हैं कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। सॉल्वेंट वो चीज है जिसमें हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं। अगर 90% सॉल्यूट है तो 10, अगर 90% सॉल्वेंट है तो 10% ही सॉल्यूट होगा। कोई भी हम लोगों को मिक्सचर बनाने के लिए कोई भी सॉल्ट एंड वाटर या सॉल्ट एंड शुगर ऐसी चीजें बनाने के लिए हम सॉल्वेंट ही ज्यादा लेते हैं, मतलब वाटर की ही क्वांटिटी, सॉल्वेंट की ही क्वांटिटी ज्यादा होती है यूजुअली। यूजुअली वाटर ही सॉल्वेंट होता है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वाटर को रिप्लेस करके हम कोई सॉल्वेंट रखें। फिलहाल आप लोगों के लेवल तक तो वाटर ही सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट वो चीजें हैं जिसमें हम कोई चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्यूट वो है जिसे हम डिसॉल्व करते हैं। तो solubility is the ability of substance known as solute to dissolve in a solvent like water। समझ में आया? यही जो वाटर जो फर्स्ट लाइन लिखी है उसका मतलब यही है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो चीज हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट जिस चीज में हम डिसॉल्व कर रहे हैं। मोस्टली कॉमनली सॉल्वेंट वाटर ही होता है, बहुत कम ही ऐसे बहुत कम ही चीजें ऐसे होती हैं जिसमें और कोई सॉल्वेंट होता है। ओके, तो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस वो होते हैं जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? यस मैम। कोई डाउट प्रियल? नो मैम। Some substances are soluble, meaning they disappear into the liquid, while others are insoluble। कुछ substances ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से dissolve हो जाते हैं, मतलब अगर हम उन्हें पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, जो डिसअपियर नहीं होते हैं, जैसे कि ऑयल, सैंड, ये सारी चीजें। अगर हम ऑयल को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जो सम सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल, कुछ सब्सटेंसेस सॉल्यूबल होते हैं, जिसका मतलब है कि वो डिसअपियर हो जाएंगे। सॉल्यूबल कौन से सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये सारी चीजें सॉल्यूबल हैं जो डिसअपियर हो जाती हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डिसअपियर नहीं होते हैं, जिन्हें हम इनसॉल्यूबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, तो ये सारी चीजें डिसअपियर नहीं होती हैं। अगर हम सैंड को वाटर में मिक्स करने की कोशिश भी करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। Miscibility refers to the ability of two liquids to mix together and form a single phase। मिसेबिलिटी क्या होता है, हम लोग दो लिक्विड्स को एक साथ मिक्स कर दें और हम एक सिंगल फ्रेज बना दें, एक सिंगल लिक्विड बना दें, जस्ट लाइक डिफ्यूजन। वाटर इनटू वाटर, लिक्विड इनटू लिक्विड का जो डिफ्यूजन हम लोग पढ़ रहे थे, वो देखो, जब कोई भी लिक्विड है, जब उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, देखो लिक्विड्स का हमेशा हम लोगों ने यही पढ़ा है कि लिक्विड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम है, जिससे क्या होता है दो लिक्विड्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं।
और वो एक सिंगल लिक्विड बना लेते हैं। तो यही चीज बताया हुआ है, मिसिबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ टू लिक्विड्स टू मिक्स टुगेदर, दो लिक्विड्स जो एक साथ मिक्स हो जा रहे हैं और वो एक सिंगल फ्रेज बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रियल? यस मैम, आ रहा है। कोई डाउट? नो मैम। क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है? हाँ मैम। मैम, जो मैंने आपको साइंस की दी थी टेस्ट, तो उसका नंबर आया? नहीं नहीं बेटा, अभी अभी मैंने नहीं किया, अभी तो मैं इसी में थी ना बिजी। ओके। नहीं, दिस इज वेरी टेक्निकल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का डिफरेंस दिया हुआ है। देखो हम समझ गए कि तुम्हें समझ में आया कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? यस मैम। क्या होते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस? सॉल्युबल वो होता है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, और इनसॉल्युबल वो होता है जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाता। सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? दिख रहा है ना? सॉल्यूट हम्म। शुगर है और वाटर सॉल्वेंट है। वाई शुगर इज अ सॉल्यूट? हम लोग इसे सॉल्वेंट भी तो कह सकते हैं ना। क्योंकि मैम शुगर वो उसके अंदर मिक्स हो रहा है, तो फिर जो मिक्स होता है तो फिर उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और हम्म। जिसके अंदर मिक्स हो रहा है तो फिर उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बताओ, सही बता रही हूँ, समझ गई हो? ठीक है, तो अब डिफरेंस दिया हुआ है। हम्म। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स बताओ कोई। सैंड, चॉक, ऑयल, और कोई एग्जांपल? और रॉक। क्या चीज? रॉक। रॉक, स्टोन, ठीक है। और ऑयल बताया मैंने। हाँ, ऑयल, हम्म। चॉक, सैंड। अच्छा बताओ, सॉल्वेंट हम लोग ज्यादा मिलाते हैं कि सॉल्यूट? और क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो फिर सॉल्यूट ज्यादा नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि हम सॉल्वेंट तो उतना ही होता है जितना हमें चाहिए होता है, और सॉल्यूट हम जितना मिलाते हैं तो वो कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। देखो, अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो देखो हम उतना ही सॉल्यूट उसमें मिला पाएंगे जितनी उस लिक्विड की कैपेबिलिटी है। हम लोग किसी चीज में अब शुगर मिलाते जा रहे हैं तो उसमें डिजोल्व होती थोड़ी चली जाएगी। जितनी वाटर की कैपेसिटी होगी सिर्फ उतनी ही डिजोल्व होगी, उसके बाद वो रुक जाएगी, फिर उसमें डिजोल्व ही नहीं होगी। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि हम जब किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो सिर्फ उतने ही टाइम तक, अपनी एक लिमिट तक होगा। एक बार उसमें पूरी इतनी शुगर डिसॉल्व हो गई जितनी उसकी लिमिट थी, उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस मिक्स कंप्लीटली विथ वाटर एंड डिसअपीयर। देखो अगर डिफरेंस आता है तो आप ये लिख सकती हैं। दो डिफरेंस अगर दिया हुआ है, मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये इतना आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कॉलम्स में लिखता है ना, सॉल्युबल सब्सटेंस कैन कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, मतलब जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एट ऑल। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते, मतलब बिल्कुल नहीं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस कोई भी हम ले लें, चौक ले लें, ऑयल ले लें, सैंड ले लें, कोई भी ऐसे सब्सटेंस ले लें जो वाटर में इनसॉल्युबल है, तो वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा एट ऑल। सॉल्युबल सब्सटेंस मिक्स कंप्लीटली विद वाटर एंड डिसअपेयर। जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं वाटर में और एकदम डिसअपियर हो जाते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड रिमेन सेपरेट। इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं वो बिल्कुल भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं और सेपरेट ही रहते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या है, सॉल्ट, शुगर, चॉक पाउडर। एंड इनसॉल्युबल के एग्जांपल्स हैं सैंड, स्टोन एंड चॉक पाउडर। ओके, ओके मैम। कोई डाउट? नो मैम। Shall I move to the next page? Next slide? यस मैम। यस, यस। Okay, okay.
Magnetic and non-magnetic materials. Just wait for 1 minute. अब देखो, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। ये एक मान लो मैग्नेट है, ठीक है। मान लो मैंने, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ठीक है। तो एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक तरफ होता है साउथ साउथ पोल। देखो, मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट जो होते हैं वो किन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं? जो ऑब्जेक्ट्स आयरन के बने होते हैं, निकेल के बने होते हैं और कोबाल्ट के बने होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है, पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होते क्या क्या है। Materials can be categorized based on their interaction with magnets. Magnetic materials are attracted to magnets. देखो, materials किस बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि उनका मैग्नेट से इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आयरन, निकेल या कोबाल्ट का बना होगा तो उसका मैग्नेट से इंटरेक्शन हो जाएगा। तो जो जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको हम लोग कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं? उनके इस बेसिस पे कि वो मैग्नेट से इंटरैक्ट हो रहे हैं कि नहीं। देखो, अगर हम मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसी बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे ना, कि उसका मैग्नेट से इंटरैक्शन हो रहा है कि नहीं। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं मैग्नेट से, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स सच एज आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। मैग्नेटिक मटेरियल ही मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, वुड, ग्लास डू नॉट शो एनी अट्रैक्शन टू मैग्नेट। और जो मटेरियल्स हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया एंड ग्लास हो गया, ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये मैग्नेट से अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं। which is the key property in sorting waste and industrial application। ये एक की प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, जिससे हम लोग ये मतलब वेस्ट को सॉर्ट कर पाते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को सॉर्ट कर पाते हैं, ठीक है। मतलब हमें ये पता चल जाता है कि क्या वेस्ट है और क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज। ओके। यस मैम। अब देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा जो कि आयरन से बने होंगे, निकेल से बने होंगे और कोबाल्ट से बने होंगे। मैग्नेट्स हैव टू पोल्स। अब मैंने बताया ना, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट इन पेयर, सॉरी, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। पोल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ, मतलब पोल्स हमेशा ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे ये बने हुए हैं, मतलब नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर एन और एन होगा तो ये दोनों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये रिपेल करेगा, मतलब दूर जाएगा, ठीक है। तो ये रिपेल करेगा, ठीक है। और अगर एस एस होगा ये भी रिपेल करेगा, ठीक है। अगर एन मतलब नॉर्थ साउथ होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यस। तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड like poles, unlike poles attract each other and like poles repel each other, okay।
ओके। जो मतलब लाइक पोल्स होते हैं, मतलब एन और एन, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है वो लाइक पोल है, लाइक पोल्स हैं ये दोनों, तो ये रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक पोल्स है जस्ट लाइक नॉर्थ साउथ, तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर लाइक पोल्स होंगे तो वो रिपेल करेंगे। ठीक है। यस। उसके बाद अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम लाइन, अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। अभी मैंने ये बताया ना। यस मैम। A magnet is suspended freely by a thread. It elegance itself in the north direction. अगर हम लोग एक मैग्नेट को हैंग कर दें फ्रीली बाय यूजिंग अ थ्रेड, तो वो हमेशा नॉर्थ साइड में ही मतलब झुकेगा, मतलब जैसे ऐसा हुआ है ऐसा होगा। ठीक है। ओके। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल समझ में आया? यस मैम। मैग्नेट की प्रॉपर्टी समझ में आई? यस मैम। कोई भी डाउट? नो मैम। एक सेकेंड। ओके। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हीट को मतलब, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हीट को ट्रांसमिट करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसको ट्रांसमिट नहीं करते हैं। ठीक है। तो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू ट्रांसमिट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स को हम लोग दो मटेरियल्स को हम लोग दो मेटल्स में क्या कैटेगराइज कर रहे हैं, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम इजली, मतलब वो उनमें फ्लो कर सकती है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है। ठीक है। तो कंडक्टर्स सच एज मेटल्स, देखो कंडक्टर्स मेटल्स भी होते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि एनर्जी फ्लो को इजी रखते हैं, मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं उनसे जो हीट होती है या फिर जो एनर्जी होती है वो इजीली पास हो जाती है। कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू देम इजली। कंडक्टर्स जैसे कि कोई भी मेटल हो गया, मान लो वो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कैसे? क्योंकि कोई भी मटेरियल है, कोई भी हम लोग यूटेंसिल यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हम लोग वो गर्म हो जा रहा है ना हीट से, मतलब वो अलाउ कर रहा है हीट को कि वो उसमें पास हो सके। मान लो हम लोग एल्यूमिनियम का कोई यूटेंसिल यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, तो हम लोग उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि एल्युमिनियम क्या कर रहा है, हीट को अलाउ कर रहा है कि वो उससे इजीली पास हो जाए, उसमें हीट इजीली फ्लो करे। ठीक है। एल्युमिनियम इस चीज को अलाउ कर रहा है, वो एक ऐसा मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है हीट का। कंडक्टर वो होते हैं जो इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं। ओके। कंडक्टर समझ में आया? हम्म। यस मैम। ये तो कह रही है। तो कंडक्टर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। कंडक्टर्स सच एज मेटल्स अलाउ एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम इजली, मतलब जो भी एनर्जी है, हीट एनर्जी इन द सेंस हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, वो अलाउ करते हैं वो अलाउ करते हैं कि इससे पास हो जाए। जैसे कि हम कोई भी यूटेंसिल का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है हीट का, क्योंकि हीट उससे पास हो रही है इसलिए।
तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। इंसुलेटर्स सच एज रबर एंड वुड रेसिस्ट द फ्लो ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स जैसे कि वुड है और रबर है, ये क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को रेसिस्ट करते हैं, मतलब पास नहीं होने देते हैं, मेकिंग देम सेफ फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड किचन टूल्स। अब देखो, रबड़ है, वुड है, ये क्या, जैसे अगर हम कोई भी वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिशियंस आते हैं वो क्या करते हैं, वो रबड़ के ग्लव्स पहन के ही काम करेंगे, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है। अगर ये रबड़ का यूज कर रहे हैं तो उससे उन्हें करंट नहीं लगता है, क्योंकि उससे तो इजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं पाएगी ना। जब कोई इंसुलेटर है, रबड़ अगर एक इंसुलेटर है, तो उससे इजिली कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? जब इजिली इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं तो हमारी बॉडी में आएगी नहीं। अगर कोई भी इलेक्ट्रिशियन है, देखा ही होगा कि वो रबड़ के ग्लव्स पहन के काम करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे इजिली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, वो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर वो एक इंसुलेटर है। ओके, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। क्या होते हैं कंडक्टर्स? वो होता है जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास इजी, नहीं हो पाती। कंडक्टर पूछ रहे, कंडक्टर उल्टा बता रही हूँ। ओ सॉरी। ऐसा जिससे हो क्या जाता है, तुम इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आता हुआ चीज, तुम हाँ कंफ्यूज जैसे, क्यों होती हो इतनी? अरे नहीं मैम, आपने अभी अभी वो समझाया ना इंसुलेटर होता, फिर इसलिए अच्छा अच्छा, थोड़ा ठीक। ऐसा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या दिया हुआ है, एक इमेज के थ्रू समझाया हुआ है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स अलाउ एनर्जी टू पास, जैसे कि अब कोई भी मेटल है, ट्रम्पेट बना हुआ है, गोल्ड है ये, आई थिंक। जूस क्यों दिया हुआ है, स्पून बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं, जूस नहीं होगा इसमें। ये जो थ्री मटेरियल्स हैं, इससे क्या होगा, ये क्योंकि मेटल से बने हुए हैं तो इससे इजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कौन कौन से हैं? सिल्वर इज अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल, सी वाटर। सी वाटर क्यों, इसमें सी वाटर ही क्यों लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में? सॉल्ट प्रेजेंट होता है ना इसमें, यस। इसी वजह से। सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से सी वाटर इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। अब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कौन कौन से हैं, मतलब बैड कंडक्टर्स कौन कौन से हैं? वुड, रबर एंड ऑयल। थर्मल कंडक्टर्स, गोल्ड। थर्मल कंडक्टर्स मतलब कि जो हीट के लिए हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए हैं, गोल्ड, स्टील एंड डायमंड। ओके, ओके। इतना क्लियर है? यस मैम। इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज। अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? लस्ट्रस होते हैं, सोनरस होते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, वो किसी मटेरियल को बनाने के लिए सुटेबल है कि नहीं। हमें हमें कोई मटेरियल, हमें कोई सब्सटेंस बनाना है, तो उस सब्सटेंस को बनाने के लिए हमें जो उससे स्पेसिफिक टास्क हमें करना है, उस चीज के लिए वो सही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं, वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं जो हमें चाहिए उसमें। तो ये सारी चीजें होती हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में, कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रही है कि नहीं। मटेरियल्स आर द सब्सटेंसेस दैट that objects are made from. Materials are the substances that objects are made from. Materials वो substances होते हैं जिनसे objects बने हुए होते हैं, ठीक है। And their properties determine how they used. उनकी properties ये determine करती है कि वो use किस चीज में हो रहे हैं।
डिटरमाइन करती है मतलब बताती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई भी मटेरियल की, वो हमें बताती है कि हम उन्हें किस तरीके से यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी डेडिकेट द सुटेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। अब जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हार्डनेस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि हम उसके आर पार देख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कंडक्टिविटी मतलब कि उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं। ये सारी चीजें हमें ये बताने में हेल्प करती हैं कि कोई भी मटेरियल या ये कोई भी सब्सटेंस जो हम उस स्पेसिफिक मटेरियल से बना रहे हैं, वो सुटेबल है कि नहीं हमारे पर्टिकुलर टास्क के लिए जिसके लिए वो बन रहा है। यही सारी जो प्रॉपर्टीज हमें दी हुई है, हार्डनेस दिया हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, ट्रांसपेरेंसी दी हुई है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ इंजीनियर्स एंड डिजाइनर टू सिलेक्ट द बेस्ट मटेरियल फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए मटेरियल्स की, अगर वो अलाउ करती है, ओ सॉरी, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इंजीनियर्स को और डिजाइनर्स को ये अलाउ करती है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो अपना एक बेस्ट मटेरियल बना पाए। देखो कोई भी मटेरियल है, कोई भी एक इंजीनियर है या फिर डिजाइनर है, तो वो एक एक चीज, मान लो कोई इंजीनियर है वो ब्रिज बना रहा है, तो वो जिस मटेरियल से बना रहा है पहले वो उसकी अच्छे प्रॉपर्टीज को रीड पढ़ेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसको चेक करेगा, चार जगह एक्सपेरिमेंट करेगा, क्योंकि ब्रिज पे कितने सारे लोगों को चलना है, किस, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर बन रही है, कोई भी प्रॉपर्टी से हम कोई भी चीज बना रहे हैं, डिजाइनर बना रहा है, वो इंजीनियर बना रहा है, तो पहले वो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं कि वो हमारी जो नीड है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर सिलेक्ट द बेस्ट मटेरियल फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, सेफ्टी के लिए और एफिशिएंसी के लिए, मतलब वो चीज जो हम बना रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं सही है, हमें जिस काम के लिए वो चीज चाहिए वो काम उससे होगा या नहीं होगा, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड एंड ग्लास ईच सर्व यूनिक पर्पसेस बेस्ड ऑन देयर फिजिकल नेचर। अब जैसे अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड, ग्लास, अलग अलग टाइप्स के मटेरियल हैं जो यूनिक यूनिक अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये उनके फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो हम उनको हम किस लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सारी अभी हम उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब मटेरियल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो इस उसमें ये चीज समझ में आएगी। ओके, ये स्लाइड क्लियर है कि क्यों हमें ये देखना पड़ता है, क्यों हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती है, ये चीज उसमें दिया हुआ है। यस मैम। एक सेकेंड, मटेरियल, ठीक है। तो अब मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, भी तुम लोगों ने मटेरियल्स तो पढ़े ही नहीं है, तो प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ोगे। बड़ा अच्छा अच्छा तरीके से दिया हुआ है। एक मिनट,
मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, पता नहीं मुझे। ठीक है, तो एक्सप्लोरिंग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अब देखो, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले क्या, हम्म मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा ना कि मटेरियल होते कौन कौन से हैं, जस्ट लाइक हार्ड मटेरियल्स, सॉफ्ट मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो पहले ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर क्लियर एंड अलाउ लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो एकदम क्लियर होते हैं और अलाउ करते हैं लाइट को कि वो उनसे पास हो जाए इजिली, विदाउट बीइंग स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब सीधी लाइट, मतलब स्कैटर्ड का ये मतलब होता है, स्कैटर्ड का मतलब ये होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को अलाउ करते हैं कि वो उनसे बिना स्कैटर्ड हुए पास हो जाए। वे- ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स से जो लाइट पास होती है वो एकदम सीधी लाइट पास होती है, बिना स्कैटर्ड हुए। ठीक, तो ट्रांसपेरेंट ये एकदम क्लियर होते हैं एंड अलाउ लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम। ये लाइट को अलाउ करते हैं कि वो उनके उनसे उनके थ्रू ट्रेवल कर सके, एंड उनको जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड नहीं होती है। कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड ग्लास विंडोज, क्लियर प्लास्टिक वाटर बॉटल। अब इनके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है? सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो होता है ग्लास, या फिर एक क्लियर वाटर बॉटल, एंड क्लीन वाटर, एकदम जो क्लीन वाटर होता है, बिकॉज लाइट पासिस थ्रू इजली, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द अदर साइड। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल का क्या मतलब है कि एक साइड हम हैं और हम दूसरी साइड के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकें, ठीक है। तो जितना ट्रांसपेरेंट, जितना क्लियर मटेरियल होगा वो हमें ये अलाउ करेगा कि लाइट इजीली पास हो, और हम उससे जो दूसरे साइड हमारे इमेज है, जो भी दूसरे साइड ऑब्जेक्ट है, उसको हम इजीली देख सकें। ठीक है, तो अगर कहीं पे ग्लास की विंडो है तो उसके उसके अदर साइड जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम वो देख लेते हैं ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो एकदम क्लियर होता है। अगर थोड़ा सा भी उस पे कोई डस्ट है या वो गंदी है तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो क्लियर नहीं है। मिरर है, मिरर तो हमें फिर से वही रिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जिनमें लाइट स्कैटर्ड नहीं होती है, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू इसके आगे है। अब आते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। एक होता है ट्रांसपेरेंट, फिर होता है ट्रांसलूसेंट, और फिर होता है ओपेक्यू मटेरियल्स। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम। कुछ लाइट जो उनसे पास हो जाती है, लेकिन उसमें लाइट स्कैटर्ड होती है जब वो ट्रेवल करती है। जब लाइट ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स से फ्लो होती है, पास होती है, तो वहां लाइट स्कैटर कर जाती है। जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स थे वहां लाइट स्कैटर नहीं हो रही थी। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होंगे, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एग्जांपल्स लाइक बटर पेपर, वैक्स पेपर। ठीक है, एक मिनट।
ठीक है, विजिबल है अब? ज्यादा बड़ा हो गया क्या? यस मैम। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? नो मैम। ठीक है। बाप रे, नहीं दिख रहा है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिनसे जिनसे लाइट पास होती है, लेकिन कुछ ही लाइट पास होती है, जैसे कि सन ग्लासेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम बटर पेपर का एग्जाम्पल ले लें। ठीक है। तो इनसे कुछ ही लाइट पास होती है और स्कैटर कर जाती है लाइट, मतलब ऐसे ऐसे जाती है। लाइट स्कैटर हो जाती है, मतलब कुछ इस तरीके से जाती है, और जहां लाइट स्कैटर नहीं होती है वहां सीधी लाइट जाती है। ठीक है। दिस मेक्स दिस मेक ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड लुक ब्लरी। अगर हम दूसरे साइड का ऑब्जेक्ट देखें, जैसे ट्रांसपेरेंट था वहां पे ऑब्जेक्ट ब्लर नहीं हो रहे थे, वहां अगर हमारा ग्लास एकदम क्लियर है तो उससे हमें एकदम क्लियर ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ट्रांसलूसेंट में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दूसरे साइड में वो ब्लर हो जाते हैं, या फिर फ्लरी हो जाते हैं शार्प दिखने की वजह। शार्प दिखने की वजह, अदर शार्प दिखने की बजाय का मतलब, जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमें वैसे नहीं दिखेंगे, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। जब हम सन ग्लासेस लगाते हैं तो हम ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं। तो सन ग्लासेस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हुए हैं? फ्रॉस्टेड ग्लासेस, वैक्स पेपर एंड सम थिन फैब्रिक्स लाइक कर्टन्स। कुछ थिन फैब्रिक्स जैसे कि कर्टन्स होते हैं, वो भी एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल है। ओके, समझ में आया ट्रांसलूसेंट मटेरियल? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। आइडेंटिफाई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। अब हम इन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? एक से तो लाइट पूरी पास हो गई, ट्रांसपेरेंट थे, एक से सम लाइट, कुछ ही लाइट पास हो पाई। अब ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो पाती है? जस्ट लाइक स्टोन, बैग्स। अब कई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत कम ही चीजें ऐसी होती हैं जिनसे लाइट क्लियरली पास हो जाती है, इजिली पास हो सकती है। या थोड़े ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की भी एग्जांपल बहुत कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जांपल ऐसे होते हैं जो ओपेक्यू, ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मींस ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, मतलब बिल्कुल भी नहीं। नो लाइट पासिस थ्रू इट, मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लाइट उससे पास नहीं होगी। इंस्टेंट इंस्टेंट दे ईदर ऑब्जेक्ट और absorb और रिफ्लेक्ट द लाइट दैट स्ट्राइक्स ऑन द surface। या तो वो अब्जॉर्व कर लेंगे या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, जो भी उनके सरफेस पे स्ट्राइक होगी, मतलब पड़ेगी। स्ट्राइक होना मतलब पड़ना, जो भी उनके सरफेस पे लाइट पड़ती है या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या तो वो उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। बिकॉज दे ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, क्योंकि वो लाइट का पाथ ब्लॉक कर देते हैं ना, मतलब या तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो या तो वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो जो लाइट आ रही है वो आगे जा ही नहीं पाएगी। लाइट आएगी, मान लो यहाँ से कुछ है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट जा रही है, टॉर्च है और सामने वुड है, वुड पे लाइट जा रही है, तो या तो वुड उसको रिफ्लेक्ट अब्जॉर्ब कर लेगा या तो वुड उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, मतलब वो लाइट का पार्ट ही ब्लॉक कर देगा कि वो आगे जाए। ठीक है। ओपीक्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट डिस्टिंक्ट शैडोज व्हेन प्लेस्ड इन लाइट सोर्सेस। अब जो ओपीक्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ शैडोज बन जाती हैं। जैसे कि हम है, अगर हमारे पीछे से कोई लाइट आ रही है और अगर हम उस लाइट के बीच में खड़े हो गए तो आगे हमारी शेडो बन जाएगी। ओके, समझ में आया? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। यस मैम। रियल कोई डाउट आज की क्लास में? नो मैम।
कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? नो मैम। ओके। रियल कैसा लग रहा था आपको आज? अच्छा लगा सर। पहले ज़्यादा सही था कि अब ज़्यादा सही है? अभी ज्यादा सही है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आप कल फिर ओके। ज्वाइन करिएगा, ठीक है, बाय। ओके सर। बाय सर।